फिर वही कोटवार एवं जितने भी हमारे ग्राम सभा के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, आज समस्त लोगों के चरणों में नमन। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज किस तरह से हमें हमारी ही जमीनों से, हमारी ही जंगलों से विस्थापित किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है। और ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो जल, जंगल और जमीन है, इसे हमें किसी नेता ने नहीं दिया है, किसी भगवान ने नहीं दिया है, ये किसी सरकार के लोगों ने नहीं दिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन जल, जंगल, जमीनों के लिए हमारे पूर्व के जो पुरखा और पूर्वज हैं, उन्होंने अंग्रेज शासन से भी पहले कई प्रकार के आक्रमणकारी हमारे देश में आए हैं। इन जल, जंगल, जमीनों के लिए बहुत सारे संघर्ष किए हैं, बकरे की तरह कटे हैं। इन जमीनों के नीचे हमारे पुरखे और पूर्वज दफन हुए हैं। तो साथियों, सबसे अधिक लड़ाई जो हमारे पुरखे और पूर्वजों ने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़े हैं। आज सरकार कह रही है कि जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, जल बचाओ, जानवर बचाओ, लेकिन ये नहीं कह रही है कि इन तीनों को जिन्होंने बचाया, जो आदिवासी है, उसे मत बचाओ। साथियों, ये जल, जंगल, जमीन का विस्थापन जो है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप इस देश के मालिक हैं, आपके पास जल, जंगल, जमीन तीनों का अधिकार है, जो आपके पुरखे और पूर्वजों ने कुर्बानी देकर आप लोगों के लिए सुरक्षित किए हैं। बकरे की तरह कटे हैं साथियों, ऐसे ही किसी ने भीख में नहीं दिया है। लेकिन आज असंवैधानिक तरीके से किस तरह से इन सत्तासीन सरकार, इन तानाशाही रवैया के सरकारों ने हमसे बिना पूछे, हमारे गांव के ग्राम सभाओं से बिना पूछे हमारे जमीनों के लिए अधिग्रहण के नोटिस जारी करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा। जबकि साथियों, संविधान में हमें विशेष अधिकार दिए हैं कि आप लोगों के गांव से बिना पूछे किसी भी प्रकार का अधिग्रहण, जमीन एक बहुत बड़ी बात हो जाती है साथियों। आपसे बिना पूछे आपके गांव का एक पत्थर भी नहीं हिल सकता। लेकिन आज कितनी आसानी से आप लोगों के लिए कानून बनाकर आप लोगों के साथ जानवर का भी बदतर बर्ताव किया जा रहा है साथियों। सिर्फ हमारे क्षेत्रों में बांध ही नहीं, तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्रों में लेकर आ रहे हैं साथियों ये लोग। आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर 600 से ज्यादा अधिक गांव डिस्प्लेस होने वाले हैं, विस्थापन होने वाले हैं, जिसमें सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों को ही विस्थापित किया जाता है, जो संपूर्ण 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और 5वीं अनुसूची साथियों, आप लोगों को समझना होगा, 5वीं अनुसूची आपके संविधान के अनुच्छेद 244(1) में उल्लेखित है, जो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, इस देश के 10 राज्यों में लागू है। साथियों, 5वीं अनुसूची में हमें शासन और प्रशासन पर नियंत्रण का अधिकार है। हमें शासन प्रशासन आदेश नहीं कर सकता, हम स्वयं शासन और प्रशासन को आदेशित कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं। ये इतिहास भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, आज आप लोगों के पुरखे पूर्वजों के जो किले महल हैं, वो साक्षात दिख रहे हैं साथियों। और इस देश का कानून, इस देश का संविधान भी कहता है कि आप इस देश के मालिक हैं, जल, जंगल, जमीन के मालिक हैं। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है, इस देश का 8% आदिवासी इस देश का असली मालिक है, बाकी सब इमिग्रेंट हैं। इमिग्रेंट मतलब आक्रमणकारी के संतान है।
लेकिन आज इस देश के मालिक को तमाम तरीके के षड्यंत्रों के तहत खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। चाहे आपको विस्थापन के माध्यम से हो, चाहे धर्मांतरण के मामले से हो, चाहे आपको अन्याय अत्याचार के मामले से हो, तमाम तरह से आपको खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। साथियों, ये बड़ी बात नहीं है कि हमारे क्षेत्र में बांध बनाए जा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तार किया जा रहा है, हमारे क्षेत्र में 8 लाइन 7 लेन रोड गुजारे जा रहे हैं। साथियों, ये बड़ी बात है कि हम लोग इससे खत्म हो जाएंगे। और कैसे खत्म हो जाएंगे? क्योंकि साथियों, आदिवासी होने के लिए उसके जो रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा एवं अपने जमीन से जुड़े, अपने गांव से जुड़े जो इमोशंस हैं, सबसे बड़ी बात हमारे जो खेल माता है, तमाम देवी देवता जो आप लोग अपने गांव में पूजते हैं, वो तमाम विस्थापित हो जाएंगे, प्रभाव हो जाएंगे। आप लोगों से ये सब छूट जाएंगे और ऐसे जगह आपको ले जाकर फेंका जाएगा जहां ना तो आपके काका रहेंगे, मामा रहेंगे, पीती रहेंगे, कोई भी रिश्तेदार नहीं रहेगा। साथियों, आपके जो गांव से जुड़े इमोशंस हैं, वो तमाम चीज खत्म हो जाएंगे। और साथियों, आदिवासी होने के लिए, देश के मालिक होने के लिए उसका अलग पहचान होता है, जो उसकी रीति रिवाज, परंपरा होता है। ये तमाम चीज खत्म हो जाएंगे, जिससे आप लोग भी खत्म हो जाएंगे। आप लोग अपना पहचान खो बैठोगे मेरे साथियों। ये षड्यंत्र आज सरकार रच रही है और किस लिए खत्म करना चाह रही है आदिवासियों को। और आदिवासी क्षेत्र में बसे तमाम जो SC ST OBC समुदाय है, तमाम लोगों को विस्थापन करने का, खत्म करने का प्लान ये सरकार बना रही है। क्योंकि साथियों, सरकार के पास आज कुछ भी नहीं है। आप लोगों को समझना होगा, जो कुछ भी जल जंगल जमीन है वो आदिवासी क्षेत्रों में है, जिनसे करोड़ों अरबों खरबों की आय होती है। और आदिवासी के होते हुए साथियों, इन जल जंगल जमीनों को कोई छीन नहीं सकता, इसलिए आप लोगों को खत्म किया जा रहा है। एक कहावत है कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस तरह से आप जल जंगल जमीन के रखवालों को खत्म करने के बाद आपके जल जंगल जमीनों को कब्जाया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में ही विस्थापन क्यों हो रहा है, भूमि का अधिग्रहण क्यों हो पा रहा है, जबकि ये क्षेत्र संपूर्ण वर्जित क्षेत्र में आता है। साथियों, आंशिक वर्जित क्षेत्र में आता है। यहाँ पे शासन प्रशासन का किसी भी तरह से कानून लागू नहीं होता सीधे तौर पर, क्योंकि जिस समय में इस देश में कोई भी आक्रमणकारी नहीं आए थे, उस समय में इस देश के मूल मालिक किस तरह से अपनी व्यवस्था चलाते थे। साथियों, उस समय में हमारे गांव में काबिलाई व्यवस्था चला करता था, जो मुकद्दम व्यवस्था आज हम लोग कहते हैं। हमारे गांवों का निर्णय सिर्फ हमारे मुकद्दम मुखिया करते थे, जो जितने भी सदस्य होते हैं ग्राम सभा में, उन लोगों से चलता था। क्योंकि उस समय में इस देश में कोई विधान था, ना कोई संविधान था। तो वह व्यवस्था जो है साथियों, हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़कर, कुर्बानी देकर आज भी संविधान में उल्लेखित करवाए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोगों को फिर से उस व्यवस्था में लौटना पड़ेगा, आपके पुरखौती व्यवस्था पे आना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथियों, संविधान के अनुच्छेद 13(3) का आप पढ़िए, जिसमें आपके रूढ़ी और प्रथा को, जो आपकी गांव की व्यवस्था है, उसे विधि का बल प्राप्त है। विधि का बल मतलब संविधान का पूरा बल। संविधान का पूरा बल मतलब देश के अंदर देश और संविधान के अंदर संविधान है। साथियों, उसको आप लोगों को समझना होगा। वो जो ग्राम सभा है, वो देश की आजादी के बाद का ही नहीं साथियों, बल्कि जब से इस देश में, इस धरती में आदिवासी रहता आया है, उस समय से वो संविधान के जो अनुच्छेद 13(3) का के तहत जो ग्राम सभा बनेगी, वो संचालित थी। साथियों, जो तमाम प्रकार के आपके गांव में जो गतिविधियां चलते हैं, उनके लिए जो निर्णय है वो आपके ग्राम सभा करेगी। साथियों, और आप लोगों की जो जमीन है, वो गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। और भूमि अधिग्रहण कानून 2013
सेक्शन 41 और 42 यानी कि भाग 41 और 42 ये स्पष्ट कहता है कि आदिवासी की जमीन कोई खरीद ही नहीं सकता, और कोई खरीद भी रहा है, कोई ले भी रहा है तो किसी विकास कार्य के लिए लेगा, और विकास कार्य के लिए भी लेगा तो आपके ग्राम सभा के अनुमति के बगैर नहीं ले सकता। साथियों, ये व्यवस्था है। लेकिन सरकार आप किस तरह से आप लोगों के जो कानून बने हैं, आपके हित में जो कानून बने हैं, उनको दरकिनार करके कैसे जो है आपके जमीनों को छीना जा रहा है, साथियों बहुत गलत है। और हमारे क्षेत्रों में जो है मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपके अनुच्छेद 13(3) का जो आपके ग्राम सभा है उसको विधि का बल प्राप्त है, मतलब संविधान का पूरा बल। संविधान 3 चीजों से चलता है साथियों, आप लोगों को समझना होगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका के अंतर्गत आपके आते हैं साथियों राज्यपाल, राष्ट्रपति और जो पुलिस आपके क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से घूम रहे हैं, ये तमाम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और विधायिका यानी आपके जो गुलाम नेता, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, कोई भी हो जिनके कारण आज आपको इधर उधर नाचना पड़ रहा है, ये गुलाम नेता भी आपके विधायिका के अंतर्गत आते हैं साथियों। और न्यायपालिका मतलब आपके जो कोर्ट हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, और आपके जज, वकील, ये तमाम लोग जो हैं विधायिका के अंतर्गत आते हैं। और ये तीनों चीजों का जो ताकत है साथियों, जो शक्ति है, आपकी ग्राम सभा अपने जेब में रखती है। इन तीनों चीजों का कानून जो है सीधे तौर पे आप लोगों के ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि जिस समय में इस देश में अंग्रेज जब इस देश को आजाद करके छोड़कर जा रहे थे, उस समय में एग्री हुआ था, करार हुआ था, और इस देश के प्रथम संचालन करता, प्रथम जो मंत्रिमंडल थे, उन लोगों से करार हुआ था कि 1874 में जो है हम लोगों ने आदिवासियों को आजाद कर दिया था। 1874 में आदिवासी समाज आजाद हो गया था साथियों, लेकिन देश की आजादी के बाद फिर से आप लोगों को गुलाम बना लिया गया। ये बहुत बड़ी दुख की बात है साथियों। 1874 में आप लोगों के लिए एक कानून बना था, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, अनुसूचित जिला, जिसमें अंग्रेजों ने कहा था कि आदिवासी इस देश का मालिक है, मालिक के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार के बनाया कानून लागू नहीं होगा। आज भी ये कानून जिंदा है साथियों, आप लोगों को समझना होगा। उस समय में उन्होंने कहा था, अंग्रेजों ने जो इस देश के प्रथम जो मंत्रिमंडल है उससे कहा था कि आप लोग आदिवासियों के ऊपर यदि किसी भी प्रकार के देश के आजादी के पहले का या देश के आजादी के बाद का कानून लगाओगे तो आपके ग्राम सभा के अनुरूप ही लगाओगे, अन्यथा आने वाले समय में समाज के कोई जागृत युवा या कोई बुद्धिजीवी यदि इन कानूनों के विरोध में खड़ा हो जाएगा तो सीधे शून्य हो जाएंगे। ये आपके अनुच्छेद 13 के 2 में लिखा है, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 13 के 2 में लिखा है। क्योंकि साथियों आपका जो 13(3) जो ग्राम सभा है वो मौलिक अधिकार में आता है, मौलिक अधिकारों का हनन ये संविधान नहीं कर सकता। वो कानून शून्य हो जाएंगे आपके यदि आप विरोध कर दिए तो। लेकिन आज षड्यंत्र पूर्वक किस तरह से आप लोगों की जमीनों को छीना जा रहा है साथियों, इसलिए आपको समझना होगा, आप इस देश के मालिक है, नागरिक नहीं है। आज इस देश के मालिक को खत्म करने के लिए आप लोगों के जमीनों को हड़पा जा रहा है, इसलिए आपको अपनी व्यवस्था में आना पड़ेगा। ये सरकार जो योजना दे रही है, इन योजनाओं के तहत आप लोगों को गुलाम भी बना रही है, ये याद रखना। आप अरबों खरबों के मालिक हो, जो आपकी जमीन के नीचे जो खरीद निकलती है, जो अरबों खरबों रुपए में बिकती है, उस पे भी आप लोगों का संपूर्ण अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिसकी जमीन उसकी खरीद होगी, लेकिन हमारी जमीन है लेकिन हमें खरीद मिल रहा नहीं मिल रहा। जिस क्षेत्र में खरीद निकलती है उस क्षेत्र से भी हमारे लोगों को स्थापन करके जंगलों से खदेड़ा जाता है और वहां पे खनन किया जाता है, प्रकृति का बंदरबाट किया जाता है। और ये आप लोगों को जानना होगा साथियों कि जल जंगल जमीन का असली मालिक और असली रखवार सिर्फ आदिवासी समाज है। जिस दिन आदिवासी समाज खत्म हो गया ये दुनिया खतरे में आ जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने कोरोना काल में देखा है कि सबसे अधिक लोग शहर वाले मरे थे ऑक्सीजन की कमी से, लेकिन गांव वाले बहुत कम।
जिनको थोड़ी मोड़ी जो बीमारी हो जाती थी उनको अस्पताल में उठा के ले जाते थे, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं आते थे। इसको भी आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि हम लोग शुद्ध प्रकृति में जी रहे थे, इसलिए जो है कोरोना भी हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और जिस दिन आदिवासी समाज खत्म हो गया उस दिन जल जंगल जमीन भी खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको समझना होगा। और साथियों, मैं कह रहा था कि ये जो कानून है, ये जो संविधान है, आप लोगों के ऊपर सीधा लागू नहीं होता। आपको अनुच्छेद 13(3) का के तहत विधि का बल प्राप्त है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। जिसको आप सरकारी जमीन कहते हो उसका हिसाब मांगिए। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आदिवासी क्षेत्रों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 इंच जमीन नहीं है, ये फॉरेस्ट विभाग वाले कैसे आकर अपने सरकारी जमीन कह रही है? साथियों, ये फॉरेस्ट विभाग भी 1927 का बना कानून है। ये भी इस देश की आजादी के पहले का कानून है और करार हुआ था कि देश की आजादी के पहले का कानून और देश की आजादी के बाद का कानून भी हमारे क्षेत्रों में सीधे तौर पर लागू नहीं होता। तो कैसे जंगलों को आज फॉरेस्ट विभाग के द्वारा कब्जाया गया है, इसको भी समझना होगा आप लोगों को। और जैसे कि मैंने कार्यपालिका आप लोगों को बताया था, जैसे कि पुलिस हमारे क्षेत्रों में घुसती है, हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, तो पुलिस भी हमारे क्षेत्रों में सीधे तौर पे लागू नहीं होती है साथियों, क्योंकि आपके IPC इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 5 में स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि आपके जो विद्यमान विधि है, जो लोकल लोग, जो आपकी ग्राम सभा रूढ़ी करता है, उससे प्रभावित नहीं करेगी। और अनुच्छेद 19 का 5 और 6, वही अनुच्छेद 19 ये कहता है कि देश के कोई भी नागरिक कहीं भी जाकर बस सकता है, घूम सकता है, अपनी बात रख सकता है और कहीं भी व्यापार कर सकता है, लेकिन ये नागरिकों के लिए है, हम नागरिक नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 19 के 5 और 6 में स्पष्ट लिखा है कि हमारे क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश असंवैधानिक है। बिना अनुमति आपके गांव में कलेक्टर भी प्रवेश नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आज धड़ल्ले से एक जो पुलिस के सिपाही है, जो 3rd क्लास के अधिकारी है, वो भी घुस के हमारे भाइयों को डरा के चले जाते हैं। तो साथियों, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम ही लोग अपने व्यवस्था को भूल गए हैं। अपनी जो पुरानी व्यवस्था है, जो रूढ़िगत ग्राम सभा है, उसको हम लोग छोड़ दिए हैं। हम लोग भी समीकरणबाजी के चक्कर में आ जाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि विधायिका का विस्तार भी हमारे क्षेत्रों में नहीं हुआ है। हमारा जो भी निर्णय है, हमारे गांव में जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, हमारी ग्राम सभा ये निपटारा करेगी। और साथियों, आज इन सारी कानूनों को खत्म करने के लिए भी सरकार तमाम तरह से कानून लेकर आ रही है। आप लोगों ने UCC का मुद्दा भी सुना होगा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता। इसमें सभी लोगों को समान करने का एक प्रावधान लाया है सरकार ने। तो इसमें भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिस तरह से लागू किया जाएगा, हमारे तमाम जो विशेष अधिकार आप लोगों को जो 5वीं अनुसूची का अधिकार मिला है, आपके अनुच्छेद 13(3) का, अनुच्छेद 19 5 6 जो आरक्षण का प्रावधान है, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी और आसानी से हमारी जमीनों को छीना जाएगा। तरह तरह के षड्यंत्र हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं, लेकिन साथियों, अब आपके पुरखों के व्यवस्था पे आना होगा। और खासकर मेरे जो समाज के युवा साथी हैं, मैं ज्यादातर मंचों के माध्यम से अपने युवा साथियों को ही कहता हूं, क्योंकि समाज का आने वाला भविष्य युवा है। युवाओं को समझना होगा, युवाओं को निश्चित करना पड़ेगा, आपको विचारधारा का चयन करना होगा, क्योंकि साथियों, अपने आप को बचाने से अच्छा अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना ये मिशन है। इसलिए युवाओं को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और अपने व्यवस्था को संचालित करना पड़ेगा। अपने जो नियम कानून है, जो संविधान में आप लोगों को हक अधिकार मिले हैं, उनको पढ़ना होगा, उनको समझना होगा और अपने जो व्यवस्था है, जो कल्चरल जो हमारी सिस्टम है, उसमें आपको संचालित होना पड़ेगा। तब जाकर आप लोग अपनी जल जंगल जमीनों को बचा सकते हैं।
सरकार के जो योजना है उनसे आपको हटना पड़ेगा, दूर होना होगा, क्योंकि सरकार आपको योजना देगी, आप समान व्यक्ति कहला जाएंगे, आप नागरिक कहला जाएंगे, आप मालिक नहीं कहलाएंगे। आप देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो, लड़ने वाले कौम के वंशज हो, डरने वाले नहीं हो। आपके पुरखे पूर्वजों ने किस तरह से कुर्बानियां दी हैं, इसलिए आप लोगों को समझना होगा मेरे साथियों। और मैंने जो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आप लोगों को बताए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 8% आदिवासी देश का असली मालिक है, लेकिन आज ये सरकार उस देश के मनुवादी व्यवस्था बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और वही सुप्रीम कोर्ट तमाम तरीके के जजमेंट देते हैं, जैसे कि राम भगवान अयोध्या में जन्म लिए थे, इस देश में जन्म लिए थे, सुप्रीम कोर्ट मानता है, लेकिन इस देश के मूल निवासी, इस देश के मूल मालिक आदिवासी है, वही सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन इस देश की जनता मानने को तैयार नहीं है। इस देश की व्यवस्था, इस देश की शासन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है मेरे साथियों। इसलिए आप लोगों को समझना होगा, इतने नियम, इतना कानून होने के बावजूद भी आज हमारे समाज के साथ इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, हमें विस्थापन किया जा रहा है, हमारी घर, हमारी जमीन, हमारा गांव, लेकिन शासन उनका, ये कहां का न्याय है। इसलिए आपको समझना होगा साथियों, आज ये विस्थापन ही नहीं, देश के अंदर आदिवासी समाज के साथ तमाम प्रकार के अन्याय अत्याचार होते हैं। आप लोगों ने मणिपुर का मुद्दा देखा होगा, जो आदिवासी समाज के बहनों को निर्वस्त्र करके उनके साथ गैंग रेप किया गया और जुलूस निकाला गया रोड में। इस समाज के बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ है, आज तक कभी हुआ है? आप लोगों ने सुना है कि समाज के बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके नंगा घुमाया गया? नहीं सुना है। तो ऐसे हमारे समाज के साथ हो रहा है आज नेमावर की जो घटना है, पूरी मानव जाति को शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक ही आदिवासी समाज के 5 मेंबर्स को मारकर 10 फीट गड्ढे में दफना दिया गया था। कोई नहीं बोल रहा है उन पे। सीधी के अंदर आपके आदिवासी समाज के भाई के ऊपर किस प्रकार से निर्मम तरीके से उसके ऊपर पेशाब किया गया। आप कहीं पे चले जाइए, देश के कोने कोने में आप लोगों को, आप यदि सोशल मीडिया में भी जुड़े रहते हैं, आप मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल रहता है, आप लोग यदि देखते होंगे तो साथियों आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक पाता होगा, क्योंकि इतना बड़ा अन्याय अत्याचार किसी समाज के साथ नहीं होता साथियों। इसलिए आपको समझना होगा, ये देश आजाद हुआ, इस देश के मालिक आजाद नहीं हुआ। आप इस देश के मालिक हो, और क्या आप अपनी मर्जी के अनुसार काम कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। आज वैक्सीन का समय आया, शासन प्रशासन के लोगों ने अपने गांव के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दबाव देकर हम जैसे सामान्य जनता को किस तरह से मजबूरन वैक्सीन लगवाना पड़ा, क्योंकि ये प्लान बना लिया कि कैसे इनको गुलाम बनाया जाए। हमारे लोगों को छोटी मोटी 3rd क्लास की नौकरी देकर और छोटे मोटे योजना देकर हमारे लोगों को गुलाम बना ली, उतने में हमारे लोग बहक जाते हैं। यही कारण है कि आज हमारे साथ तमाम प्रकार के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, और हमारी जमीनों को छीना जा रहा है, हमारे जंगलों को छीना जा रहा है, जबकि साथियों ये हमें इतने आसानी से नहीं मिले हैं। इनके लिए हमारे पुरखे पूरज बकरे की तरह कटे हैं। इसलिए आपको बिरसा मुंडा बनना है, टंट्या भील बनना है, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह बनना है। आप ये भूल मत जाना, इन जल जंगल जमीनों के लिए बिरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र में कुर्बानी दी थी। अंग्रेजों ने उनसे बोला था, जेल के अंदर उनसे बोला था, उनकी चमड़ी खींची गई, चमड़ी और भेड़ी गई, जैसे हम लोग बकरी को काटते हैं, कि बोल तू इस देश का मालिक नहीं है, इस देश का आदिवासी नहीं है। मर गया बंदा, लेकिन कभी ये नहीं कहा, अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया कि मैं इस देश का मालिक नहीं। हम ऐसे कौन के वंशज हैं साथियों, और आज हम लोग चंद रुपयों में गिर जाते हैं। हमारी जमीनों का कागज के मोल के साथ मोल किया जा रहा है, कागज के टुकड़ों के साथ, आप सभी लोग जानते हैं। और याद रखना, आप लोगों में ही से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, सचिव और जो 3rd क्लास की नौकरी कर रहे हैं हमारे समाज में, उन लोगों को दबाव बनाया जाएगा, उन लोगों को मौजा के लिए बोला जाएगा।
और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मुआवजा भी ले लेंगे। तो ऐसे बहकावे में नहीं आना है साथियों, क्योंकि हम लोग आज पैसे ले लेंगे लेकिन जमीन की दुकान कहीं भी नहीं मिलेगी आप लोगों को। कहाँ जाओगे आप लोग पैसे रखकर? जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक मौज मस्ती करोगे, खाओगे पियोगे, लेकिन कहाँ जाओगे इसके बाद आप लोग? आज जगह जगह पे विस्थापन हुआ, चाहे आप बरगी बांध देख लो, कान्हा में कितने विस्थापन हुए हैं, आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कितने विस्थापन हुए हैं। हम लोग कभी उनसे मिलने का प्रयास नहीं किए। वो लोग दर्द बताते हम लोगों को कि क्या है विस्थापन। साथियों, ये सिर्फ विस्थापन नहीं है, ये हमें खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी नहीं मान रहे हैं ये लोग, इस देश के संविधान को भी नहीं मान रहे हैं ये लोग, और देशद्रोही हमको कह रहे हैं। हमें नक्सलवादी घोषित कर रहे हैं। जब हमारे पुरखे पूर्वजों के विरासत के लिए हम लोग लड़ते हैं तो हमको ये लोग नक्सलवादी घोषित करते हैं। आज आप लोग देखिए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सीधी सिंगरौली चले जाइए, जिस जिस क्षेत्र में खनिज है, जिस जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जंगल है, उस क्षेत्र को नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित करके रखे हैं ये लोग। कौन है वो नक्सली? नक्सली हमारा अपना भाई है। जिस शासन प्रशासन से सताए हुए लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जमीन, हमारी जंगल, हमारी गांव से जुड़े इमोशंस हमारी गांव में व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। इसलिए वो लोग शासन प्रशासन से लड़ते हैं, इसलिए उनको नक्सलवादी घोषित कर दिया गया है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसीलिए आपको विचारधारा का चयन करना है कि आप लोग कैसे जो है अपनी जल, जंगल और जमीन को बचाओगे। आज एक अवस्था है, आज हमें बताया जा रहा है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है। कुछ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हो रहा है, प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है आप लोगों को बहकाने के लिए। इस देश में असल लड़ाई हो रही है साथियों। यदि आप ऊपर उठ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस देश में असल लड़ाई जो है, इस देश के मूल मालिक और इस देश के काले अंग्रेज जो आक्रमणकारी की संतानें हैं, उनके साथ लड़ाई हो रही है। क्योंकि सरकार के पास कुछ भी नहीं है। सरकार बाहर जाती है तो अपनी जमीन की धौंस दिखाती है। वो कहता है कि हमारे पास लैंड बैंक है, जमीन का बैंक है, लेकिन आपको समझना होगा जमीन किसका, कि सरकार के पास जमीन है? कुछ भी जमीन नहीं है सरकार का। वो आप लोगों की जमीन का धौंस दिखा रहे हैं वहां पे, क्योंकि हम लोग चुपचाप हैं, अपनी मर्जी से जमीन दे रहे हैं। इसलिए साथियों, आप लोगों को समझना होगा, ये लोग कानून, संविधान को भी नहीं मान रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम तरह के जजमेंट्स आपको इस देश के मालिक बनाते हैं, जल, जंगल, जमीन के मालिक बनाते हैं। और इस देश का जो संविधान है वो कहता है, संविधान के अनुच्छेद 141 ये कहता है कि इस देश के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे आपके हाई कोर्ट का जजमेंट हो, इस देश में कानून बन जाता है। और इस देश के कानून को न मानने वाला साथियों, इस देश का देशद्रोही है। तो सरकार देशद्रोही का काम कर रही है और आज की ग्राम सभा सरकार को देशद्रोही मानेगी। उनके ऊपर आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून 1860 का 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। उल्टा हमको देशद्रोह बना रही है, जबकि हम लोग अपने पुरखों के बनाए रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और याद रखना साथियों, ये जमीन, ये जंगल, ये जल हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसकी लड़ाई हमारे लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि जमीन हमारी माई होती है। इस बात को भी याद रखना, जन्म देने वाले माँ के बाद यदि कोई माँ है तो वो जमीन है। जमीन से ही हम लोग अन्न उगा के खाते हैं, तब जाके हम लोग जीवित रहते हैं। इसलिए आपको जमीन के लिए लड़ाई लड़ना है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमारे बीच में और भी वक्ता हैं, आप उनसे भी सुनिएगा, लेकिन मैं अंत में हमारे समाज की युवाओं को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज के लिए भी सोचिए, समाज के लिए लड़ाई लड़िए। मेरी भी उम्र इतना ज्यादा नहीं हुआ है, मैं बस 22 साल का लड़का हूं, लेकिन
सारंगपुर पंचायत का एक ग्राम है कनेरी रैयत, वहां का मुकद्दम मुझे बना दिया गया है। तो मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हम लोग निरंतर समाज के लिए भी लगातार मंडला डिंडौरी चाहे पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम कर समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि साथियों हमें दुख है, हमारा गांव विस्थापित क्षेत्र में नहीं आ रहा है, जो बसनिया बांध है उसमें कनेरी क्षेत्र पड़ता है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि हमारा भाई का दुख है तो हम भी हाथ बटाएं, क्योंकि हम भी उसी समाज के लोग हैं, उसी कौम के लोग हैं। आने वाले समय में साथियों आज पूछ डूब रहा है, कल सिर भी डूबेगा। ये निश्चित है कि आदिवासी समाज को ये लोग खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। और आप लोग यदि अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने का प्लान नहीं बना पा रहे हैं तो मरने के लिए तैयार हो जाएं मरने के लिए। और यदि आप अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको व्यवस्था चयन करना पड़ेगा। संगठनवाद, पार्टीवाद, व्यक्तिवाद, फलानावाद, ठिकानावाद, तमाम तरीके के लोग हमको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबसे उठ के समाज के लिए काम करो, समाज में आओ, समाज सबसे बड़ी बात है। क्योंकि साथियों ये लोग समाज को ही खत्म करने का टारगेट बना रहे हैं, जिससे हमारे समाज में पार्टी पैदा लेते हैं, संगठन पैदा लेते हैं, नेता पैदा लेते हैं। ये लोग समाज को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए आप लोगों को सूरवीर बनना पड़ेगा, बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, टंटिया भील बनना पड़ेगा और इन निकम्मी सरकारों के साथ मुंह तोड़ इनके जवाब देना है साथियों कि हमारी जमीन है, हमारा गांव है, हमारे मौसम है, हमारे जल जंगल जमीन है, तो व्यवस्था भी हमारी होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाड़ी को यहीं पे विराम दूंगा। एक बार जोरदार नारा लगाइए मेरे साथ, पेंटा पेंटा। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, लोकसभा ना विधानसभा, लोकसभा ना विधानसभा। और साथियों हम लोग इस तरह से जब नारा लगाते हैं, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, नारा हम तमाम जगह लगाते हैं, तमाम रैलियों में लगाते हैं, पार्टियों के रैलियों में लगाते हैं, संगठनों के रैलियों में लगाते हैं। लेकिन जब तक हम इन नाराओं के अनुरूप काम नहीं करेंगे, इन नाराओं को साकार नहीं करेंगे, तब तक इन नाराओं का कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग मावा नाटे मावा राज का नारा भी देते हैं। मावा नाटे मावा राज का मतलब मेरा गांव में मेरा शासन, जो बिरसा मुंडा ने नारा दिया था। आज हम उनके विचारधारा पे नहीं चलते, सिर्फ नारा लगाते रहते हैं। ये नारा भी बहुत बड़ी चीज है, इनसे आप लोगों को समझना होगा। तो मैं अपने वाड़ी को यहीं पे विराम दूंगा। जोहार, जिंदाबाद, जय बिरसा, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद आदरणीय